गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। आप सभी पुष्पों से परिचित हैं। पुष्प की खासियत होती है कि वो आवृतबीजी जो कुल होता है उसमें पाए जाते हैं, है ना। हमने देखा है क्लासिफिकेशन, जब देखा है तो जो प्लांट की वर्क है उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो जो सबसे विकसित जो है वो आवृतबीजी एंजियोस्पर्म कुल है। तो उसका विशेष लक्षण है कि इसमें पुष्पीय पादप पाए जाते हैं। अब इसी में हमें आज पढ़ना है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो इसका जो मेन पार्ट होता है वो होता है फ्लावर, यानी कि पुष्प। पुष्प जो होता है उसी में ही इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो ऑर्गन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी फूल होते हैं, पुष्प होते हैं, वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं। उनमें चटक रंग होता है, काफी अलग अलग कलर के होते हैं, जैसे गुलाब का, डहलिया का, चंपा, चमेली, कई तरह के फूलों के बारे में आप जानते होंगे। आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है, इतने खूबसूरत ये क्यों होते हैं? ताकि ये किसी को अपनी ओर आकर्षित कर सके और इनमें पॉलिनेशन हो सके, है ना। तो हमको आज ये पूरा डिटेल पढ़ेंगे और बहुत अच्छा लगेगा जब हम इसको समझेंगे कि कैसे इसमें पॉलिनेशन होता है, कैसे इसके ऑर्गन्स होते हैं, एक फूल के ऑर्गन किस तरह के डेवलप्ड होते हैं उनमें। तो अब हम पढ़ते हैं एक फूल की संरचना। सबसे पहले हम इसकी संरचना को समझेंगे कि एक फूल के मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। यहाँ पर आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसमें ये एक पूरा फूल है। पहले आप लोगों ने देखा होगा डहलिया, उसको हिबिस्कस को, जिसे हम गुड़हल के नाम से जानते हैं। गुड़हल का जो फूल होता है माता जी को चढ़ाया जाता है विशेष रूप से, और ये रेड कलर का होता है। ये जो पुष्प होता है इससे हम एक एक पौधे के एक एक भाग को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे से इसकी संरचना होती है जो विद्यार्थियों के लिए काफी हेल्पफुल होती है समझने के लिए। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये जो एक पूरा स्ट्रक्चर आप इसको देख रहे हैं, इसमें ये वाला जो पोर्शन होता है जो मेनली ग्रीन कलर का होता है। नीचे वाला जो पोर्शन आप देखेंगे अधिकतर पुष्पों में ये कैसा होता है, ग्रीन कलर का लिए होता है। हमें हल्की सी इसमें पत्ती समान रचनाएं भी यहाँ पर दिखाई देती है। इस वाले पोर्शन को क्या कहेंगे, इसे बाह्य दलपुंज कहेंगे, है ना। क्योंकि ये देखो यहाँ बाहर, तो ये कौन से कलर का है, ग्रीन कलर का है। इसमें ये जो पत्ती नुमा रचनाएं होती हैं इनको सेपल्स कहा जाता है। फिर हम इसमें आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये एक आपको पूरी पत्ती नुमा रचना नजर आ रही है। अधिकांश पुष्पों में यह कलरफुल होता है, किसी में रेड कलर का होता है, एकदम चमकीला सा, गुलाबी होगा, पीला होगा, व्हाइट होगा। तो ये जो कलर आप देख रहे हैं, ये वाली जो पूरी संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये इसकी पंखुड़ी है ना। पंखुड़ी बोलेंगे या पेटल बोला जाता है इसको। ये इसका अंतःदल का भाग आएगा अब, है ना। अब यहाँ पर अब इसके जो मेन पार्ट होते हैं इस पूरे पुष्प में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो ये पार्ट्स और जो ये पार्ट बाह्य दलपुंज और अंतः दलपुंज, ये दोनों सिर्फ बाह्य रूप से इसको हेल्प करते हैं, यानी कि कीड़ों के आकर्षण और इसको स्थायित्व प्रदान करने का काम करते हैं। लेकिन मेन फंक्शन जो करते हैं वो है एक ये वाला पॉइंट जो आपको दिख रहा होगा, ये इसे हम स्त्री केसर के नाम से जानते हैं। दूसरे यहाँ पर भी देखिए फिलामेंट या तंतु के रूप में रचना दिख रही है। यहाँ पर ये इस तरह के गोल बने हुए हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, परागकोश। देखिए चित्र में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे इसको पंखुड़ी शो पंखुड़ी दिखाया है, लेकिन यहाँ पंखुड़ी जो है इसको शो किया हुआ, ये बाहर वाले ये जो पत्ती नुमा रचना है इसको, और ये जो है यहाँ पे परागकोश है ना। परागकोश और ये पूतंतु दोनों मिलके, तो हम इसकी पूरी संरचना डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि हमें यही तो पढ़ना है, एक परागकोश के बारे में पढ़ना है और एक स्त्री केसर के बारे में पढ़ना है। तो दोनों का डिटेल पढ़ेंगे। तो दोनों का डिटेल पढ़ने के पहले हम एक एक करके इनकी संरचना, जिसमें हम पहले इसकी संरचना पढ़ेंगे जिसका नाम है पुकेसर। पुकेसर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में स्त्री केसर को समझेंगे, है ना। तो ये आप लोग पुष्प के भाग से सभी परिचित है, पूर्व की कक्षाओं में भी आप इनको समझ चुके हैं। अब इसका आगे हम यहाँ पर यदि फूलों की खेती की जाती तो उसे किस नाम से जाना जाता है, फ्लोरिकल्चर के नाम से जाना जाता है, जिसमें कई फूलों को लगाया जाता है। कि यदि आप किसी बाग में या फिर किसी खेत वाले स्थान पे गए होंगे तो आपको बहुत ही सुंदर लगा होगा, वहां कई प्रकार के फूल लगे होंगे।
अब जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो हमने इसके पहले जो चैप्टर पढ़ा उसमें भी 3 स्टेप्स पढ़ी थी, है ना। इसमें भी हमको उन 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। पहले निषेचन के पूर्व होने वाली घटना, फिर निषेचन होगा और फिर निषेचन के बाद होने वाली घटनाओं को हम पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि जैसे एक प्लांट है, जब सबसे छोटा सा होता है, जब वो ग्रोइंग स्टेज में कली होता है, उस समय जब उसका बनना शुरू हो जाता है तो उसमें क्या होता है ना, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। एक पौधे के लिए जैसे पानी, खाद, जो भी उसके लिए अच्छी मिट्टी, इन सब की तो आवश्यकता होती है। उसके साथ साथ उसमें जब वो बड़ा होता है तो क्या बनने लग जाता है, हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं। हार्मोन्स जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये हार्मोन्स उसमें बनना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि पुष्पक्रम क्या चीज होती है। पुष्पक्रम पुष्पों के लगने की स्थिति, है ना, उसको हम पुष्पक्रम के नाम से जानते हैं। अब जो पुष्प होता है उसमें मेल फीमेल दोनों स्ट्रक्चर को पढ़ना है। तो जो मेल पार्ट होता है उसे हम जानते हैं पुंबंग के नाम से, और जो फीमेल पार्ट होता है उसको हम जायांग के नाम से जानते हैं। अब हम सबसे पहले जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो है पुकेसर। जो मैंने आपको पुष्प में एक लंबी सी संरचना दिखाई थी, वो इस तरह की संरचना थी। ये संरचना आप देख रहे हैं, इसमें एक ये जो फिलामेंट है या तंतु है ना, तंतु है, ये किससे जुड़ा हुआ है, इस तरह के डबल लेयर लोब्ड स्ट्रक्चर से, जिसे हम परागकोश के नाम से जानते हैं। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा ये क्या है, इसका परागकोश है। आगे इसको हम देखेंगे तो इस परागकोश की रचना को अब हम समझेंगे। यहाँ हमने ये समझ लिया कि ये परागकोश है, इसमें परागकण भरे हैं। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, यदि हम इसका टीएस सेक्शन काटते हैं, है ना, इसको ऐसे कट करके देखते हैं तो इसमें 4 लोब रचना नजर आती। देखिए 1, 2, 3, 4। जब ये 2 भागों में बाहर से हम इसको देखते हैं तो 2 भाग इसके दिखाई देते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, द्विपालित रचना या द्विकोष्ठीय बोलते हैं। इसके बाद में ये अंदर से जब इसको हम देखते हैं तो ये 4 भागों में बटा हुआ दिखाई देता है हमें। अब इसी के अंदर जो चतुष्कोणीय रचना, इसे क्या बोलते हैं, चतुष्कोणीय रचना। 4 कोनों पे लघु बीजाणुधानी होती है। अब ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं इसमें क्या है, 4 बीजाणुधानी यहाँ पर शो कर रहे हैं। इसके अंदर ये परागकण भरे हैं, ये परागकोश की आउटर लेयर है ना। लाइन ऑफ डेहिसेंस यानी कि इस तरह से कट नुमा रचनाएं भी इसमें दिखाई देती है। फिर इसके बाद में हम आगे इसको अगर समझते हैं तो इसमें एक पोलन सेक बनता है ना। लघु बीजाणुधानी जो होती है आगे विकसित होकर पोलन सेक को बनाती है। अब इसके अंदर बहुत सारे परागकण, छोटे छोटे परागकण भरे होते हैं। अब हम जो पढ़ेंगे नेक्स्ट है वो इस लघु बीजाणुधानी की संरचना यानी कि माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर हम समझेंगे कि ये किस तरह से बना होता है। अभी हमने इसको जब बाहर से देखा था तो कैसे दिखा था, 2 कोष्ठ वाला हमको दिखा था, लेकिन जब हमने इसका टीएस सेक्शन काटा तो उसमें 4 सेक्शन हमको नजर आए हैं। अब उन चारों में क्या भरे हुए हैं, परागकण, है ना। जब शुरुआत होती है वो भी हम पढ़ेंगे कि कैसे ये बनते हैं, कैसे आगे इनका डेवलपमेंट होता है। तो इसी को समझने के लिए हमको इसकी लघु बीजाणुधानी की संरचना को समझना होगा। ये लगभग कोलाई में होती है जो 4 भित्तियों से मिलकर बनी हुई होती है। 4 भित्तियों के नाम आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। 4 भित्तियों में एपिडर्मिस है जिसे बाह्य त्वचा, एंडोथेसियम है अंतः त्वचा, मध्य पर्त या टेपिटम, ये सब जो इसमें ये महत्वपूर्ण होती है, ये वाली टेपिटम, है ना। ये जो बाहर की होती है ये क्या करती है, जो 3 परतें मैंने पहले नाम बताया है वो तीनों इसको संरक्षण देती है, यानी कि बाह्य आघातों से इसकी रक्षा करती है। और ये जो टेपिटम होती है ना, ये टेपिटम इस यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ये जो टेपिटम है ये इसको पोषण प्रदान करती है। इसमें बहुत सारा साइटोप्लाज्म भरा होता है। यहाँ हम यदि इस चित्र को देखकर समझेंगे तो यहाँ पर देखिए आप, इसमें कितना आपको अगर बुक एग्जाम में बनाने को आता है तो भी बहुत आसान है। इसमें आप 4 लेयर पहले से बना दीजिए। देखिए 1, 2, 3, तो सबसे बाहर वाली को हमने बताया है ये वाली, है ना। अंतस्त्वा बोलेंगे इसको, एपिडर्मिस बोलेंगे। फिर ये वाली है अंतः स्थित सीयम
वाली लेयर है, ये सेकेंड वाली लेयर का नाम है, और यहाँ पे थर्ड वाली लेयर है मध्य, जिसे बोलेंगे मध्य परत। उसके बाद में ये जो वाली संरचना आपको दिख रही है, ये क्या है? ये वाली संरचना टेपिटम के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर ये बहुत आसानी से हम इस चित्र को बना सकते हैं। यहाँ देखिए, ये फिर से इसको एक बार बता देती हूँ, अंदर वाली जो लेयर है, लेकिन हम इसको बाहर से लिखेंगे। पहले नंबर पे हम बाहर वाली को लिखेंगे, फिर दूसरी, फिर ये मध्य वाली और टेपिटम, इस तरह से इसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पर ये वाली बाहर वाली अंतःस्थ त्वचा हो गई, परत हो गई है, फिर अंतःस्थीमी परत हो गई, और उसके बाद में मध्य परत, और उसके बाद में टेपिटम आ गया। तो ये इस तरह का, ये जो 4 लोब हमको नजर आ रहे हैं, पूरे इस तरह की रचना लिए हुआ परागकोश होता है। इसको यदि हम और डिटेल में देखते हैं तो इस तरह की हमारी एक रचना नजर आती है। जब इसको हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये हमको ऐसे नजर आएगा। तो यहाँ पर भी आप इसको समझ सकते हैं कि इनकी कौन कौन सी परत है। यहाँ पर सबसे अंतः त्वचा है, एपिडर्मिस है, फिर ये अंतःस्थीमीय है, उसके बाद में यहाँ पे देखें तो मध्य परत है। मध्य परत के बाद में ये वाली जो लेयर आ रही है आपकी, ये टेपिटम के नाम से जानते हैं। अब देखिए आप यहाँ पर क्या है, ये छोटे छोटे गोले क्या है? ये छोटे छोटे गोले इसके केंद्रक हैं, ये सब केंद्रक हैं, न्यूक्लियस हैं ये। अब यहाँ पर ये परिपक्व हो चुका है, ये वाला जो हम देख रहे हैं ये पूरा परिपक्व परागकोश की संरचना। इसमें भी तीनों लेयर हमको स्पष्ट नजर आ रही है। बाहर वाली है, फिर ये इसके सेकंड नंबर वाली है, ये थर्ड वाली है, और ये इसको पोषण प्रदान करने वाली टेपिटम वाली है। तो यहाँ पर ये सब इसके परागकण किस में चेंज हो जाते हैं? फिर ये माइक्रो जो है, ये सब लघु बीजाणुधानी है, और इसमें ये परागकण बन रहे हैं। जब ये पूरा परिपक्व हो जाता है, जब जैसे शुरुआत होती है, छोटा सा बनना शुरू होता है, जैसे फूल है, फूल के अंदर छोटा सा पराग एंथर पुमंग बनेगा। जो पुमंग बनेगा उसमें धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा, फिर लास्ट में क्या होगा, वो सूख जाएगा, और सूख जाने के बाद में वो फट जाएगा। जब वो फटेगा तो उसमें बहुत सारे परागकण बाहर निकलेंगे। अब ये जहां पे ये हम पढ़ रहे थे, तो इसमें एक चीज और आप लोगों को बता देते हैं कि जब यह अपरिपक्व होता है तब इसमें बहुत सारी कोशिकाएं प्रेजेंट होती है, जिन्हें क्या कहा जाता है? बीजाणु ऊतक कहा जाता है। लघु बीजाणु के केंद्र में स्थित होते हैं। अब यहाँ पर एक परागकण कैसे बनते हैं, है ना? अभी हमने जो ऊपर देखा था, इसका स्ट्रक्चर देखा था कि इनमें परागकण बनेंगे। कहाँ पर? ये टेपिटम के अंदर। ये टेपिटम जो होती है ना, ये इनको पोषण देती है, और इसी के अंदर यहाँ पर इन्हीं, ये जो केंद्रक है, इन्हीं से किसका निर्माण हो रहा है? इन परागकणों का निर्माण हो रहा है। तो ये कैसे बन रहे हैं, इसको भी हमको समझना पड़ेगा। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर क्या होता है कि मियोसिस होता है। मियोसिस से आप परिचित होंगे। मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन। इसमें एक कोशिका से 4 कोशिका बनती है ना? हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है कि जो मियोसिस किसमें होता है, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो एक कोशिका से 4 कोशिका बन रही है, यानी कि 1 से 4 परागकण का यहाँ पे निर्माण होगा। तो इसको अब हम समझेंगे कि कैसे इनमें डेवलपमेंट होगा आगे। अब यहाँ पर एक मात्र कोशिका होती है, पराग मात्र कोशिका होती है, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, और यहाँ लघु बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया होती है। इस पूरे को लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। 4 कोशिकाओं के समूह में व्यवस्थित होती है, इसलिए इसे हम चतुष्कक या कहते हैं। परागकोश परिपक्व और स्फुरित होता है। अब यहाँ पे देखिए, जब परागकण इस माइक्रोस्पोरेंजिया जो बन गई है, जो बाहर की पूरी लेयर है, इसमें जो एक होगी, उससे फिर 4 कोशिकाएं बन जाती है। तो जो 4 कोशिकाएं बनती है वो परागकणों में डेवलप्ड हो जाती है। तो परागकण जो होते हैं अलग अलग फ्लावर के अलग अलग तरह के बनते हैं। यदि हम देखें तो यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखे गए चित्र हैं। तो यहाँ पर एक ये दिखा रखा है, ये भी परागकण है ना? ये परागकण, इसके बाद में ये है, ये भी परागकण की संरचना है। और ये देखिए आप, ये अगर आप आपके स्कूल जाते हैं और माइक्रोस्कोप में इसको देखते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत, जो हमारा हिबिस्कस है,
हिबिस्कस फ्लावर है उसका तो येलो कलर का बहुत ही खूबसूरत ये परागकण की संरचना नजर आती है। बस इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि हिबिस्कस के अंदर से जो पीले पीले हम हाथ में भी लेते हैं ना फूल को, तो पीले पीले हमारे हाथ में लग जाते हैं, उनको लेना है और स्लाइड पे रखना है। स्लाइड पे रखने के बाद में थोड़ी देर बाद उसको हम देखेंगे, थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं ताकि वो अच्छा से हमको दिख जाए, तो हम उसको देखेंगे तो इसी तरह की रचना लेकिन येलो कलर की बहुत ही खूबसूरत नजर आती है। अब ये हम बता ही चुके हैं कि जब वो परिपक्व हो जाएगा तो वो फट जाएगा और उसमें से सारे परागकण मुक्त हो जाएंगे। अब परागकण तो मुक्त हो गए है ना, तो लेकिन अब हमने पहले किसके बारे में पढ़ा था, वो केसर की संरचना देखी थी, उसके बाद में हमने उसके अंदर जो परागकोश थे उनको समझा था। अब जो परागकोश है उसके अंदर जो छोटे छोटे कण हैं है ना, वो जो बन चुके हैं कण, उनके बारे में समझेंगे कि वो एक छोटा सा कण उसकी संरचना कैसी होती है। तो उसकी संरचना को देखेंगे तो हम यहाँ पर ये जो चित्र दिखाई दे रहा है ये परागकण का चित्र होता है ना। इसको हम अब इसके बारे में डिटेल समझेंगे। पीले रंग का होता है, ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। इसके बाद में यहाँ पर हम आते हैं, ये कैसा होता है, गोलाकार संरचना होती है, 25 से 50 माइक्रोमीटर तक का होता है। अब इसमें आपको 2 लेयर्स दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये जो बाहर दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं बाह्य चोल, एक्साइन बोलते हैं। ये बहुत कठोर होती है। ऊपर वाले चित्र में भी हमने आप लोग को दिखाई है, ये एक्साइन है बाहर वाली, ये बहुत बाह्य चोल कहलाता है। यह बहुत ज्यादा हार्ड होता है, मतलब अभी तक कोई ऐसा एंजाइम नहीं है जो इसको नष्ट कर सके। अम्ल क्षार से भी ये प्रोटेक्ट रहता है, तभी तो हम इस परागकण को जीवाश्म, जैसे जीवाश्म रह जाते हैं ना, ऐसे ये भी कहीं रह सकता है, क्योंकि इसका जो बाह्य चोल है वो किसका बना हुआ है, स्पोरोपोलिन। आप इसका नाम अच्छे से याद कर लें, क्योंकि परीक्षा में ये पूछा जाता है कि आउटर लेयर जो होती है परागकण की उसे क्या कहा जाता है, तो हम लिख देंगे बाह्य चोल कहा जाता है। फिर वो किसकी बनी हुई है, तो हम लिख सकते हैं वो स्पोरोपोलिन की बनी हुई है, जो उच्च ताप को भी सह सकती है, अम्लों को भी सह सकती है। ऐसा कोई एंजाइम नहीं है जो इसको नष्ट कर सके। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट और ध्यान कि भाई पूरा बाह्य चोल है तो फिर उसमें से अंकुरण जर्मिनेशन कैसे होगा, तो उसमें एक छोटा सा छेद दिया होता है, एक छोटा सा छेद होता है और उस छेद का नाम होता है जनन छिद्र, है ना। यहाँ पर उसी पॉइंट पे सिर्फ स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है, उसी से छोटी सी एक नलिका बाहर निकलती है। अब इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है, हम इसके अंदर वाली लेयर के बारे में देखेंगे। तो जो अंदर वाली लेयर होती है इसको हम बोलते हैं अंतःचोल। यह भी पतली होती है और किसकी बनी होती है, सेलुलोज और पेक्टिन की। तो आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया। जो बाह्य चोल होती है, हार्ड होती है, वो स्पोरोपोलिन की बनी होती है। जो अंदर वाली होती है वो काय की बनी होती है, सेलुलोज या पेक्टिन की बनी होती है। अब इस परागकण के अंदर क्या होता है, जीव द्रव्य भरा होता है। यहाँ आप देख रहे हैं ये जो परागकण है इसमें काफी मात्रा में जीव द्रव्य भरा हुआ है, और इसके जीव द्रव्य भरे होने के बाद में यह प्लाज्मा भित्ति से आवृत होता है, यानी कि चारों ओर ये दो जो लेयर आ गई है इसके बाद में इसमें प्लाज्मा भित्ति भी होती है। इसी में जो परागकण होता है वो का पोषण होता है उसमें, ताकि वो जीवित रह सके। अब जब इसमें आगे जो प्रोसेस होती है तो इसमें 2 तरह की कोशिकाएं बनती है। जो परागकण होते हैं ना, एक खूब छोटा सा होता है, इसके अंदर भी 2 कोशिकाएं होती है। एक कोशिका जो होती है काय कोशिका, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला जो पोर्शन होता है, एक ये पूरा परागकण है, इसकी ये बाह्य चोल है, ये अंतःचोल है, इसके अंदर जीव द्रव्य भरा हुआ है। अब जीव द्रव्य भरा होने के बाद में इसमें 2 तरह की कोशिकाएं यहाँ दिखाई दे रही है। ये वाला जो पोर्शन है ये क्या कहलाएगा, इसकी कायिक कोशिका। अब नीचे देखेंगे तो ये जनन कोशिका, ये जनन कोशिका बहुत छोटी होती है। अब कायिक कोशिका ये जीव द्रव्य में तैरती रहती है। अब इसमें एक केंद्रक भी होता है, सेंटर में एक आपने संरचना इसमें देखी तो इसमें एक केंद्रक भी विद्यमान है। परागकण, अब आपको पता है कि ये जो परागकण होते हैं ये जब झड़ते हैं, है ना, तो इस परागकण
जब परिपक्व हो जाएंगे तो बाहर निकलेंगे उससे। तो जो 60% आवृत्त बीजी होते हैं उनमें इनकी संरचना कैसी होती है, जब ये झड़ने वाले होते हैं तो 2 कोशिकीय चरण में ये झड़ते हैं, जो अभी मैंने समझाया। लेकिन जो बाकी के 40% जो आवृत बीजी होते हैं उनमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन हो जाता है और झड़ने से पहले इसमें 2 नर युग्मक का निर्माण हो जाता है। मतलब 2 तरह के परागकण हम यहाँ पे तैयार हो गए हैं। जो 60% आवृत बीजी उनमें कैसे हो रहे हैं, जो 2 कोशिकीय चरण में गिर रहे हैं और बाकी में क्या हो रहे हैं, यहाँ 2 नर युग्मक बन रहे हैं, मैलगेमेटिस में बन रहे हैं, यहाँ समसूत्री विभाजन हो गया। आप लोगों को डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। पहले मैंने बताया था जब हमारे परागकण बन रहे थे तो वहां कौन सी प्रोसेस हुई थी, मियोसिस की, अर्धसूत्री विभाजन की प्रोसेस हुई थी, 1 से 4 बने थे। लेकिन यहाँ पर देखना है जो गैमेट्स बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, इसके अंदर भी बन रहे हैं, वो परागकण के अंदर। अब यहाँ ध्यान देना, वहां पे क्या हो रहा था, परागकोश था, यहाँ पे ही परागकण, और परागकण में कौन सी प्रोसेस हो रही है, माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन, और उसमें क्या हो रहा है, 2 गैमेट्स का निर्माण हो रहा है। जितने भी परागकण होते हैं जब ये काफी मात्रा में एटमॉस्फेयर में हो जाते हैं, जैसे जो घने जंगल होते हैं, जब वहां पर काफी मात्रा में परागकण एकदम एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं, है ना, तो इसे सल्फर वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि पूरा पीला पीला हो जाता है, आकाश तक नहीं दिखाई देता है। ऐसी स्थिति भी आ जाती है जब पूरे उसमें बड़ा सुहावना तो दिखता है ये, लेकिन अगर इसके बीच में कोई चले जाए, या फिर हम नॉर्मल भी देखते हैं तो बहुत सारे लोग फूलों को सूंघ लेते हैं तो उन्हें एलर्जी हो जाती है, उन्हें छींकें आने लगती है ना, दम घुटने लगता है। तो क्यों होता है, क्योंकि परागकण जो होते हैं बहुत माइन्यूट होते हैं और हवा के साथ हमारे श्वास नलिका में प्रवेश कर जाते हैं, जिस वजह से उन्हें दमा, श्वसनी शोध, ये सब प्रॉब्लम्स होने लगती है। अब इसके साथ में एक और जो हम पढ़ेंगे वो है गाजर घास या पार्थेनियम। ये है ना गेहूं के साथ जो है भारत आ गया था, जब निर्यात किया गया था गेहूं का, तो वहां से ये पार्थेनियम आ गया था। और इसका जो परागकण होता है बहुत ज्यादा एलर्जी कारक होता है। इसके ग्रीन कलर का प्लांट होता है और इसमें व्हाइट कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं। जंगलों में आप इसको आसानी से देख सकते। देखिए इसका बहुत कम बीज आया था, लेकिन ये हमारे पूरे भारतवर्ष में फैल चुका है ना। तो ये तो इससे हानि हो गई है। अब इसका लाभ भी है परागकण का, फूल के लिए तो है ही से, है ना, बीज बनाएगा आगे, लेकिन यहाँ पर देखिए हम लोगों के लिए भी ये बहुत ज्यादा लाभदायक है, क्योंकि इससे हेल्थ टॉनिक बनता है ना। तो ये इसको क्या कहा जाता है, पूरा आहार संपूरक कहा जाता है। इसकी टैबलेट्स मिलती है जो विदेशों में काफी मात्रा में खाई जाती है, गोलियां बनती है, सिरप बनती है, और जो खिलाड़ी होते हैं, घोड़े होते हैं, इनको ये टैबलेट्स दी जाती है। यानी कि परागकण जो होते हैं बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। अब जब ये झड़ जाते हैं, है ना, परागकण अब हमारे बन चुके हैं, हमने इनको समझ चुका है, आज भी हवा में उड़ने भी लगे हैं, है ना। उड़ेंगे तो एक समय तक इनमें जनन क्षमता होती है। कुछ पौधों में ऐसा होता है कि जो उनके परागकण, पुष्पों के परागकण हैं, वो थोड़े समय में ही नष्ट हो जाते हैं, कुछ के तो काफी समय तक जीवित रहते हैं। तो यहाँ हम अलग अलग प्रकार के पौधों के बारे में देखते हैं कि किसमें कितने दिन तक होता है। जैसे हम यहाँ धान या गेहूं की बात करें, है ना, तो धान और गेहूं की जो परागकण की क्षमता होती है वो सिर्फ 30 मिनट होती है। तो 30 मिनट बाद ये नष्ट हो जाते हैं, है ना। फिर इसके बाद में यदि हम गुलाब, लेग्यूमिनेसी, सोलेसी के कुलों का देखेंगे तो इनकी जो जीवन क्षमता होती है वो कितनी तक होती है, महीना तक होती है। यानी कि एक बार पराग निकल गया है तो वह 3 महीने तक जीवित रहेगा, है ना। अब यहाँ पर क्या और आगे हम इनको देखें तो हम इनको स्टोर करके भी रख सकते हैं परागकणों को। कहाँ पर स्टोर करके रख सकते हैं, यदि हमें आज इसकी जरूरत नहीं है, हम सोचेंगे कि भाई ये विलुप्त होने वाला है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं ना विलुप्त हो सकते हैं, तो हम उसका जो परागकण है उसको बैंक होती है, एक जीन बैंक होती है, उसके अंदर -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको, मतलब बहुत ठंडा होता है, बहुत, जैसे इसमें मेनली नाइट्रोजन का यूज किया जाता है, नाइट्रोजन की बर्फ होती है ये, यहाँ पर उसमें इसको स्टोर करके रखा जाता है, ताकि भविष्य में जब हम इस आवश्यकता पड़े तो हम इसको वहां से ले सकते हैं। ऐसे ही जो ह्यूमंस होते हैं उनके एग्स और स्पर्म को भी यहाँ पर भंडारित करके रखा जाता है। तो इसको जीन बैंक के नाम से या बीज भंडार, अगर पौधों की बात करें तो बीज भंडार बोल देंगे, और इंसानों की बात करें तो जीन भंडार बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पर इनको स्टोर करके रखा जा सकता है।
ताकि ये अपनी क्षमता को नहीं खोए। अगर क्षमता को खो जाएंगे तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं, है ना। तो देखो जो गेहूं के बाले होते हैं वो पौधे बहुत पास पास होते हैं ताकि तुरंत वो निकले और तुरंत उनमें फर्टिलाइजेशन हो जाए, नहीं तो 30 मिनट बाद तो वो किसी काम का नहीं रहेगा, है ना। तो अब ये हमने जो अभी तक पढ़ा है इसको एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं तो हम यदि स्त्री केसर पढ़ेंगे तो आधा आपका ये वाला पोर्शन और आधा उसमें मिक्स हो जाएगा। तो अभी तक जो मैंने आप लोगों को समझाया, इस फूल में जो मेन पार्ट हम जिनके बारे में आज डिटेल में अध्ययन कर रहे हैं वो है स्त्री केसर और पुकेसर। तो इस पुकेसर के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो हमने इसका डिटेल पढ़ा है इस पुकेसर का, तो उस डिटेल को हमने इन चित्रों के माध्यम से पढ़ा है। तो ये हमारा पुकेसर है, इसमें ये तंतु है और ये 2 लोब्ड रचना है। बाकी फिर हमने इसका टीएस सेक्शन काट के देखा तो ये 4 लोब्स में हमको नजर आया। फिर उसके बाद में हमने इसका स्ट्रक्चर पूरा समझा है कि ये किस तरह की इस रचनाएं लिया होते हैं और इनमें न्यूक्लियस होता है। फिर ये किस तरह से इनमें ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है इसमें ये डेवलप्ड हो रहे हैं, इनको पोषण मिल रहा है ना। एक कोशिका से 4 बनने के बाद इनका निर्माण हुआ है। इसके बाद में जब ये बन गए थे परागकण तो हमने इनका स्ट्रक्चर देखा कि ये किस तरह से हैं, इनकी लेयर्स किस तरह से हैं, इनमें कितनी कोशिकाएं हैं। उसके बाद में हम पूरा इसका डिटेल पढ़ लिया है। अब हम जो आएंगे नेक्स्ट हमारा टॉपिक होता है वो है स्त्री केसर के बारे में। तो एक पुष्प जो होता है आपसे पूछा जाए तो उसका मेन भाग क्या है, यही स्त्री केसर है। तो यहाँ पर देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा है। अन्य पुष्पों में भी आप देख सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो यहाँ पर देखिए ये पुष्पासन है जहाँ पर ये इससे अटैच होता है पुष्प से। फिर इसका ये अंडाशय वाला पोर्शन है और एक ये लंबी सी नलिका रुमा रचना है। ये जो रचना है इसे हम स्टाइल या वर्तिका कहते हैं। अब ये वाले जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये बहुत ही खूबसूरत होते हैं। आप जब भी फूल को देखेंगे तो आप इस पोर्शन को देखने की कोशिश करना कि ये या तो चिपचिपा होता है या बहुत ही सॉफ्ट मखमल जैसा होता है। यदि हम हिबिस्कस में देखें तो यह बहुत ज़्यादा डार्क रेड कलर का होता है, मखमल की तरह होता है। यहाँ इसकी स्ट्रक्चर ऐसी क्यों होती है, ताकि जो परागकण होते हैं वो आसानी से यहाँ पर आए और इससे अटैच हो जाए। इसे स्टिग्मा भी बोलेंगे। तो ये एक पूरी हमारी स्त्री केसर की संरचना है। अब इसका डिटेल हम अभी देखते हैं। इसके नाम भी समझ लेते हैं कि स्त्री केसर, गुरु बीजाणु धानी और भ्रूणकोश, यानी कि हमें इन सब के बारे में इसमें पढ़ना है। यहाँ पर यदि हम देखें जायांग जो होता है पुष्प का स्त्रीजनन अंग होता है ना। जायांग एक स्त्री केसर यानी कि एक अंडपी या बहु अंडपी भी हो सकती है। तो इसको हम इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। यदि एक से अधिक होते हैं तो इसे युक्तांडपी बोलेंगे। अगर ये अलग अलग हो जाते हैं तो वे युक्तांडपी कहेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देखिए ये वाला जो चित्र दिख रहा है, ये वाला, ये किसका है, पेपावर का है। पेपावर, अब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा पेपावर क्या है, तो मैं आप बता देती हूँ कि नीमच जिले में जो पेपावर है वो तो बहुत ज़्यादा फेमस है। ओपियम के नाम से जाना जाता है, अफीम के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ इसका स्ट्रक्चर देखिए किस तरह से रचना लिया, इसका जब फूल है वो किस तरह से ये पूरा, तो ये जुड़ा हुआ है। जब हम इसको कट करके देखते हैं तो इसके अंदर छोटे छोटे छेद, इसके अलग अलग कोष्ठक नजर आते हैं। तो ये इस तरह, ये वर्तिकाग्र है, इसका ऊपर का जो पोर्शन होगा ये फूल नुमा रचना है और नीचे से ये इस तरह से इसका पूरा एक खोल तैयार हो जाता है, जो कि किससे बना होता है, इसके अंडाशय से बना होता है, इसके आउटर लेयर से। और इसके बीच में बहुत सारे सेप्टा होते हैं जिनके अंदर छोटे 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 दाने भरे होते हैं, व्हाइट कलर के खसखस के दाने जिनको हम बोलते हैं। तो ये पेपावर का एक प्लांट है जो युक्तांडपी है कि जुड़ा हुआ है। फिर इसके बाद में एक और यहाँ पर दे रखा है, एक और प्लांट के बारे में बताया है जो कि माइचेलिया है। यह भी बहुअंडपी है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये अलग अलग है। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें ये अलग, तो इसको वियुक्तांडपी बोलेंगे। ये कैसा हो गया, जुड़ा हुआ युक्तांडपी, और ये वियुक्तांडपी। और ये वाला जो पोर्शन है ये है बीजांड का स्ट्रक्चर। इसको हमें काफी अच्छे से समझना है, इसका पूरा डिटेल हमको समझना पड़ेगा। तो इतना समझने के बाद में हम आगे आ जाते हैं। तो मैं आप लोगों को वर्तिका, ग्र, वर्तिका और अंडाशय के बारे में अभी चित्र में समझा चुकी हूँ।
अब यदि हम इसके नीचे वाले पोर्शन को देखते हैं, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर, ये वाला जो पोर्शन होता है, अब हम इसके बारे में देखेंगे। एक तरह से गर्भाशय के रूप में होता है, फूला हुआ होता है और इसमें अपरा होती है। अब अपरा को समझाने के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल देखूँ। आपने मटर देखी होगी, है ना, और चीजों से तो आपको शायद समझ में ना आए। मटर जब देखते हैं तो मटर की एक फली होती है। मटर की जो फली होती है, तो ये जो बाहर की कवरिंग देख रही है ना, ये क्या है, उसका अंडाशय है ना। अंडाशय की जो भित्ति होती है वो फली के रूप में कन्वर्ट हो जाती है और उसमें ग्रीन कलर के छोटे छोटे बीज आते हैं। अब वो बीज जिससे जुड़े होंगे ना, वो क्या होगा, उसका प्लेसेंटा, अपरा होगा, है ना। तो जैसे एक बच्चा होता है छोटा सा, वो माँ के गर्भ में कैसे प्लेसेंटा से जुड़ा होता है ना, एक नाल होती है, गर्भ नाल, तो उसे भी हम प्लेसेंटा बोलते हैं। यहाँ पे भी ऐसा ही पौधों में भी प्लेसेंटा होता है, जिससे उसका जो बीज होता है, जो ओव्यूल होता है, वह उसकी भित्ति से जुड़ा होता है, क्योंकि वो उसको पोषण प्रदान करेगी तभी तो बीज बनेगा। तो बस हमको ये तो हमने एक बीज के बारे में बताया, लेकिन बीज बनने के पूर्व पहले की जो स्थिति होती है अभी हम वो पढ़ेंगे, बाद में हम बीज बनना भी पढ़ेंगे। ये मैंने तुमको समझाने के लिए बताया था, ताकि आप लोगों को आसानी से ये समझ में आ जाए कि अपरा क्या होता है। अब यहाँ पर एक और चीज हम देखेंगे, एक अंडाशय में बीजांडों की जो संख्या होती है, जैसे हम गेहूं धान को देखेंगे, आम को देखेंगे, तो यहाँ पर कितनी होती है, सिर्फ एक होती है। लेकिन हम पपीता, तरबूज और आर्किड में देखेंगे, पपीते में कितने सारे बीज लगे होते हैं, देखे आपने, वो भी जुड़े हुए होते हैं। अभी कभी पपीता कट करो ना तो देखना उसमें बहुत सारे होते हैं। फिर हम अब इसके बाद में, ये हमने आउटर लेयर जो बाहर की संरचना है वो तो समझ ली, अब इसके भी अंदर पढ़ेंगे। जैसे हमने पराग कोश की संरचना पढ़ी है ना, ऐसे हमको इसकी संरचना, है ना, वो थी माइक्रोस्पोरेंजिया, और यहाँ हमको पढ़ना पड़ेगी मैक्रो, नाम दोनों में से थोड़ा, है ना, गुरु बीजाणु धानी, है ना। और वो कैसी थी जो हमने पढ़ी थी, लघु बीजाणु धानी, है ना। किसमें पढ़ी थी, पराग कोश का जब हम पढ़ रहे थे उसमें हमने लघु बीजाणुधानी पढ़ी थी, है ना। अब यहाँ पर हम किसको पढ़ रहे हैं, गुरु बीजाणुधारी, वो मेल पार्ट था, ये फीमेल पार्ट है। तो अब इसके बारे में हम समझते हैं। तो यहाँ पर क्या होती है, जो बीजांड होता है, बीज का जो छोटा सा अंडा होता है, वो कैसा होता है, बीजांड व्रत उसमें एक लगा होता है, उसके द्वारा यह अपरा से जुड़ा होता है। जो प्लेसेंटा होता है ना, वो बीजांड व्रत के द्वारा एक बीज ओव्यूल जो होता है, अंडा होता है, उससे जुड़ा हुआ होता है। ये सब आपको अभी बहुत आसानी से, जब हम चित्र देखेंगे तो बहुत आसानी से ये आपको समझ में आ जाएगा। जो बीजांड पर्यंत होता है, नाभिक का क्षेत्र होता है इसमें, है ना। यहाँ पर अब मैं इसको चित्र के माध्यम से समझाती हूँ तो आपको इजीली समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर ये पूरा एक बीजांड है, यानी कि ये जो संरचना है ना, आप लोग अगर हिबेसिकस का जो है उसको अगर काट के देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे इस ओव्यूल्स नजर आएंगे, छोटे छोटे, जो बाद में बीज बनते हैं, है ना। हम अगर उसको आज आप एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हैं, एक हिबेसिकस का, है ना, लटकन वाला फूल भी बोला जाता है, गुड़हल का फूल लाल रंग का होता है। तो यदि उसको आप ब्लेड से कट करना, जब या तो आप उसको लॉन्गिट्यूड भी कर सकते हैं, ट्रांसफर भी कर सकते हैं, उसमें छोटे छोटे से बीज नुमा रचना निकलेगी जो कि अंड होते हैं। और उनका यदि हम स्ट्रक्चर देखें बड़े रूप में, यहाँ जो हमारा चित्र, यहाँ वो प्रेजेंट है, यहाँ से यदि एक लेके इस तरह देखेंगे तो ये वाली संरचना उसके अंदर होती है। तो यहाँ पर ये वाला जो हम पोर्शन देख रहे हैं, यहाँ बीजांड व्रंत होता है जो कि अपरा से जुड़ा होता है। अब इसके आगे हम इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पे हाइलम, इस रचना को क्या बोला जाता है, हाइलम। उसके बाद फेनिकल होता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर आप ये देखिए, ये पूरा की पूरा इस तरह की रचना, यानी कि ये जो बाहर लेयर है इसे आउटर लेयर या बाह्य आवरण कहा जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे देखो, इसमें एक और अंतः आवरण भी है ना। ये वाला पोर्शन इसका अंतः आवरण कहलाएगा। फिर इसके अंदर जो होगा वो होगा बीजांडकाय, और बीजांडकाय के यहाँ पर ये जो एक और रचना नजर आ रही है, इसको हम भ्रूण कोश के नाम से जानते हैं। अब नीचे वाला ये जो खाली सा पोर्शन दिख रहा है, इसको हम कैलिजा या निभागीय सीरा कहते हैं। तो परीक्षा में ये प्रश्न भी आता है, तो आप इसका चित्र बना सकते हैं कि बीजांड का चित्र बनाइए, तो बहुत आसान हो जाएगा। आपको सिर्फ एक आउटर लेयर बनानी है, यहाँ इनर लेयर बनानी है, उसके बीच में एक गोला बनाना है और उस गोले का नाम आपको भ्रूण कोश देना है। इसके बाहर का ये जो पोर्शन है बीजांडकाय नाम इसको देना है ना। यहाँ पे हाइलम हो गया, और इसके बाद में ये वाला जो पोर्शन हो गया इसे निभागीय सीरा या कैलिजा या कैलेजल, तीनों नाम आप इसको लिख सकते हैं।
तो यह आपकी बीजांड की संरचना हो गई है। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट आते हैं, इसमें ये जो हमने बीजांड काय का अभी पूरा स्ट्रक्चर देखा है, तो इसमें गुरु बीजाणु कैसे जनन होते हैं, कैसे बनते हैं। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में गुरु बीजाणु को की रचना के प्रक्रम को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। आप लोग इसमें बिल्कुल कंफ्यूज ना होना, है ना। या वहां पर लघु बीजाणु बन रहे थे, लघु बीजाणु जनन कह रहे थे किसमें, जब हम मेल के पार्ट के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम फीमेल के पार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। ये जो स्ट्रक्चर हमने समझा है, इसके अंदर कैसे गुरु बीजाणु बनते हैं ये अब अपने को समझना है। यहां पर भी सेम वही कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है, यहां पर भी मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। जैसे हमने उसमें पढ़ा था सेम वैसा यहाँ पर भी होता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। वहां एक कोशिका से 4 परागकण बन रहे थे, लेकिन यहाँ पर भी 4 तो बनेंगी कोशिकाएं, लेकिन 3 कोशिकाएं जो है वो डीन जनरेट हो जाएगी और सिर्फ केवल एक कोशिका बचेगी। किसमें, जब गुरु बीजाणु जनन होता है तो जो 4 कोशिकाएं बनती है, इनमें से 3 डिजनरेट हो जाती है और एक कोशिका बचती है। तो इस हिसाब से यहाँ पर ये तैयार हो जाता है, जिसे हम मादा युग्मोद्भिद कहेंगे। अब इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे, है ना। जो एक कोशिका बची हुई है, गुरु बीजाणु जो बना है, ये जो 4 बने हैं उनमें से एक रहेगा। तो यहाँ पर हम इसको देखेंगे कि एक जो कार्यशील होता है, 3 यहाँ नष्ट हो चुके हैं। जो कार्यशील होता है वह स्त्री मादा युग्मोद्भिद यानी कि भ्रूण कोश को बनाता है। अब इस लाइन को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यह नीट में भी यहीं से क्वेश्चन आते हैं। नीट की एग्जाम यदि आप देंगे या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे या हमारी जो बोर्ड की एग्जाम होती है उसमें भी यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी चीज क्या है। तो ये जो हमारा गुरु बीजाणु बनता है ना, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे स्त्री मादा युग्मोद्भिद यानी कि भ्रूण कोश, ये दोनों सेम नेम हो चुके हैं, है ना। चूंकि इसमें एक ही बनता है, इसलिए इसे एक बीजाणुजन विकास कहा जाता है। अब हम इसका स्ट्रक्चर समझेंगे कि ये कैसा होता है। अब परीक्षा में इसका स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है कि इसकी संरचना कैसी है, आप इसको समझाइए। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो इसमें 2 बीच में सेंटर में 2 न्यूक्लियस बनेंगे, है ना। इसको हम इस चित्र के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर ये एक पूरा बीजांडकाय है ना। न्यूक्लियस है, बीजांडकाय है। अब इसमें ये यहाँ पर गुरु बीजाणु है, मात्र कोशिका। अब इसी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होने वाला है, डिवीजन होने वाला है। तो पहले क्या होता है, इसमें जब न्यूक्लियस डिवीजन होता है तो एक न्यूक्लियस से कितने बनते हैं, 2 न्यूक्लियस का निर्माण होता है ना। यहाँ बीजांडकाय में जब सेल डिवीजन होता है तो यहाँ पर 1 से 2 बनते हैं, है ना। फिर 2 से फिर यहाँ पर ये 4 का निर्माण हो रहा है। 2 से यहाँ पे 1 2 3 4 का फिर इसमें डिवीजन होगा तो 4 से कितने बन जाते हैं, 8। यहाँ पर जो पहले हमने पढ़ा था मियोसिस, वो नहीं हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है माइटोसिस। कौन सा डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस डिवीजन हो रहा है। तो इसको हम यहाँ देखें तो देखिए यहाँ पे 2 बने, 2 से 4 बने हैं, 4 से ये 8 न्यूक्लियस या केंद्रकों का निर्माण यहाँ पर हो चुका है। अब देखिए इस चित्र और इस चित्र में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली में ये चित्र थोड़ा सा उल्टा हो गया है। यहाँ पे ये इस तरह से बना है और यहाँ पे इसकी पोजीशन उल्टी कर दी है। ये ऊपर वाला पोर्शन यहाँ पे नीचे आ गया है। तो ये जो हमारा पूरा इसका आउटर लेयर है, इसके बाद में देखिए यहाँ पर 3 प्रतिव्यांस या एंटीपोडल्स कोशिकाएं बन रही है। यहाँ पे ये 2 न्यूक्लियस हैं और यहाँ पर सहायक कोशिकाएं हैं, ये वाली और बीच में यहाँ अंड कोशिकाएं हैं। तो इस चित्र को और हम अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इस तरह की रचना दिखेगी। आपके एग्जाम में भी यही चित्र बनाने को आ सकता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो 3 यहाँ पे कोशिकाएं बन रही हैं, 1 2 3, है ना। यहाँ भी 3 बनेगी, 1 2 3 और एक कोशिका ये। तो टोटल मिला के इसमें कितनी कोशिकाएं बनती है, 7 कोशिकीय रचना। और केंद्रक कितने बनते हैं, इसमें 8 केंद्रक बनते हैं। कैसे हो गए 8, 1 2 3, 1 2 3, 3 3 6
और यहाँ पे ये दोनों साथ में रहते हैं, 7 8। तो ये जो बीच में प्रेजेंट है इनको क्या बोलते हैं, ध्रुवीय केंद्रक, है ना, पोलर न्यूक्लियाई बोला जाएगा। फिर ये जो 3 कोशिकाएं देख रहे हैं ना, प्रतिव्यांश या एंटीपोडल, इनका कोई काम नहीं होता है, ये सिर्फ न्यूट्रिशन या पोषण प्रदान करने का काम करती है। यहाँ पर भी यही स्थिति, ये जो 2 कोशिकाएं हम देख रहे हैं जिन्हें सहायक कोशिका बोला है, ये भी न्यूट्रिशन देती हैं, लेकिन मेन फंक्शन जो होता है वो यहाँ पर ये अंड कोशिका है, मेन फंक्शन यही होता है ना, ये अंड कोशिका होता है, यही फ्यूजन होगा, है ना, किसका, परागकणों से, जो मैलगेमेट्स बने ना परागकण में, उनका फ्यूजन यही। जब हम डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तब इसको हम समझेंगे। तो ये हो गया। तो यहाँ पर आप लोगों को रिक्त स्थान में ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि 8 न्यूक्लियस बन रहे हैं और ये टोटल कितना होता है, 7 कोशिकीय बना हुआ है। तो यहाँ पर जब हम इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो परागण होगा। तो आज हमने जो पढ़ लिया है वो हमने पहले पुकेसर यानी कि जो मेल पार्ट होता है उसके बारे में पढ़ा था, उसके बाद में फीमेल पार्ट के बारे में पढ़ा था। तो फीमेल को एक बार और मैं समझा देती हूँ आप लोगों को, तो बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये हमने स्त्री केसर या जायंग के बारे में पढ़ा था, इसका स्ट्रक्चर समझा था। उसके बाद में ये कैसी होती है, इसकी संरचना कैसी होती है, युक्तांडपी होती है या जुड़ी हुई होती है, वियुक्तांडपी, इन दोनों के बारे में पढ़ा था। और फिर इसके बाद में इसमें गुरु बीजाणु के जनन कैसा होता है, तो गुरु बीजाणु जनन द्वारा जो 4 बने थे 3 डीजनरेट हो गए, उसको समझा। फिर युग्मोद्भिद के विकास के बारे में समझा कि ये कैसा होता है। तो यहाँ पर हमने इसको सेल डिवीजन, समसूत्री सेल डिवीजन के द्वारा भी समझा है कि 2 न्यूक्लियट से 4 से 8 बना है, 7 कोश की हो गई, और इसके पूरे स्ट्रक्चर को हम समझ चुके हैं। तो जब हम नेक्स्ट इसका पढ़ेंगे तो हम पॉलिनेशन पढ़ेंगे, पॉलिनेशन के बाद में इसके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे कि किस किस प्रकार से पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन के बाद में हम इसमें और आगे जाएंगे तो इसमें डबल फर्टिलाइजेशन को भी पढ़ेंगे और इसके जो बीज निर्माण की प्रक्रिया है उसको भी समझेंगे। तो आज इतना टॉपिक कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट जब क्लास होगी तो हम इनको समझ लेंगे। अगर आपको मैं आशा करती हूँ ये समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, बाय।